खुर्द-बुर्द होती वक्फ जायदाद की हिफाजत कौन करेगा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है, थार न्यूज इकरा पत्रिका के चैनल पर जो वक्फ जायदाद सीरीज है वो काफ़ी दिनों से चलाई जा रही है। तो इसी संदर्भ का एपिसोड है जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो वक्फ जायदाद है इसकी हिफाजत कौन करे। जाहिर सी बात है, इसका जो जवाब तो यही होता है कि जिम्मेदार हैं वही करें, लेकिन जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो फिर कौन करे। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हर राज्य के अंदर वक्फ का चेयरमैन होता है, वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, वहाँ एक सीनियर अधिकारी है, मुस्लिम अधिकारी, वो सीओ होता है। ये ऐसा ही राजस्थान के अंदर है, वक्फ एक्ट 1995 के तहत। और राजस्थान के बारे में जो ये है कि हमने जो कई एपिसोड बनाए हैं उसमें अलग अलग बताया है कि जो वक्फ जायदाद राजस्थान में कैसे कैसे खुर्द-बुर्द हुई है। राजस्थान का एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ प्राइम लोकेशन की महंगी वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द नहीं हुई है, चाहे वो सबलेट के मामले में हो, चाहे वक्फ कमेटियों के लेकर के हों, मुतवल्ली को लेकर के हों, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सीईओ, मेंबर्स, यानी एक कहीं ना कहीं किसी न किसी का वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने के अंदर वो शामिल हैं और वो बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई है। कई एपिसोड हमने इस पे बनाए हैं, कुछ दिनों पहले हमने बयाना का भी बनाया था। और अब जो ये इनकी हिफाजत कौन करे, तो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, सीईओ हैं, दो प्रमुख लोग हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और चेयरमैन और सीईओ की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो निगरान हैं एक तरह के, कि उन वक्फ जायदाद की हिफाजत हो, वक्फ जायदाद का डेवलपमेंट हो। ये चीजें चेयरमैन, सीईओ और बोर्ड के मेंबर, इन सब की जिम्मेदारी होती है। और जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो एवरेज राजस्थान के अंदर 8-10 लाख रुपए महीने में पड़ते हैं। उनकी खुद की जो फैसिलिटी हैं, सीईओ की तनख्वाह है, उनके पीए, गनमैन, उनके गाड़ी घोड़े, यानी उनके जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो 8 से लेके 10 लाख रुपए एवरेज हर महीने राजस्थान में पड़ते हैं। इसके बावजूद जो जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं उस सबके सामने हैं। हमने एपिसोड बनाए, उसके अंदर नागौर के बारे में हमने बताया था कि वक्फ जायदादें बिक चुकी हैं, रजिस्ट्री हो चुकी हैं, यानी वो साल भर पहले की बात है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। बयाना के बारे में हमने बनाया, हमने और जायदाद के बारे में, जैसे टोंक के बारे में बनाया, झुंझुनू के बारे में, फतेहपुर के बारे में, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। अब वक्फ बोर्ड क्या कर सकता है, इसके बारे में भी हमने कई बार जो बातें कही हैं कि कोई जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है, उसकी शिकायत मिलती है, चाहे वक्फ कमेटियों के लोग कहें या कोई और आदमी कहे या मीडिया के जरिए चेयरमैन, सीईओ को पास जाती है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी चेयरमैन और सीईओ की ये होती है कि वो मौका मुआयना करे, हालात देख करके आए, स्थानीय अधिकारियों को साथ ले, तहसीलदार को, डिप्टी को, एडीएम को, एसडीएम को, इनको साथ लेकर के हालात को देखे और वहां इस बात की कोशिश करे कि स्थानीय अधिकारी हैं वो उस जायदाद को बचाने में अपना योगदान दें। अब जब हमने इतने एपिसोड बनाए, लेकिन न तो सीईओ वक्फ बोर्ड छोड़ करके जाने के लिए कहीं तैयार होते हैं, चेयरमैन हैं तो चेयरमैन जाते हैं तो ऐसी जगह फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते हैं। उसके ऊपर हमने कई बार बातें कही हैं, जैसे पास में जो जयपुर के पास में चोमू कस्बा है, वहां की कलंदरी मस्जिद का मुद्दा 3-4 महीने पुराना मुद्दा है। आज तक चेयरमैन और सीईओ हैं वो कलंदरी मस्जिद को देखने नहीं गए हैं। झगड़ा भी हुआ, काफी लोगों के चोटें भी आई, उस पर कई एपिसोड हमने बनाए। बयाना के ऊपर हमने बनाए, चेयरमैन, सीईओ नहीं पहुंचे। चाहे कहीं के मामले हों, चेयरमैन और सीईओ हैं वहां नहीं पहुंचते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि सीईओ या चेयरमैन है खत लिख देते हैं जिला कलेक्टर को, तहसीलदार को, इनको स्थानीय अधिकारियों को, उस पर स्थानीय अधिकारी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। यानी खेल ऐसा लगता है पूरी तरह से, जो लोग बातें करते हैं कि इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का वक्फ जायदाद को एक तरह की जो खुर्द-बुर्द होती देख रहे हैं। और जो बोर्ड के मेंबर हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर चेयरमैन भी एक मेंबर से चेयरमैन बनता है, चेयरमैन के अलावा 8 मेंबर हैं, एक मेंबर की डेथ हो गई, तो मेंबर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बोर्ड की अगर मीटिंग नहीं हो रही हो तो बोर्ड की मीटिंग बुलवाएं और वहां रेजोल्यूशन पास करें, वक्फ जायदाद को बचाने की कोशिश करें। लेकिन माफ कीजिए कि मेंबरों में दो तरह के लोग हैं। एक मेंबर वो हैं जो चाहते हैं दिल से कि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो और वो अपनी कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मेंबर और बोर्ड के चेयरमैन और पदाधिकारी, अधिकारी वगैरह उनकी चलने नहीं देते हैं। एक तो इस किस्म के मेंबर हैं। एक मेंबर ये है कि वो जानबूझ के खुद
जायदाद को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं, सिस्टम से मिले हुए हैं। तो ये दो तरह के मेंबर हैं बोर्ड में, तो ये एक अलग मामला है। जब मेंबर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जब चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जब सीईओ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, यानी जायदाद है वो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, तो फिर कौन? अब उसके आगे नीचे चलते हैं तो बोर्ड के कर्मचारी हैं, बोर्ड के अधिकारी हैं, अब उनको करना चाहिए। अब वो कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी हम कई बार ये बातें कह चुके हैं। अब जो जायदाद के जो मुतवल्ली होते हैं, जायदाद की जो कमेटी होती हैं, जो जिला कमेटी हो या कोई भी वक्फ कमेटी हो, चाहे ईदगाह कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, जो भी कमेटियां होती हैं वक्फ की, उनके पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बात जो हम दावे के साथ करें, हमने इसको जगह जगह देखा है, सुना है, एविडेंस तक लोगों ने दिए हैं कि वक्फ जायदाद के मामले में चाहे स्थानीय स्तर पे जो वक्फ कमेटियों के लोग हों या बोर्ड के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी हों, बोर्ड के कर्मचारी हों, 70% के करीब हैं वो सब के सब इस धांधली में, फर्जीवाड़े में, वक्फ की इस लूट में शामिल हैं। जो 20-30% ऐसे लोग जो चाहे कर्मचारी की शक्ल में हों, चाहे वो मेंबर की शक्ल में हों, चाहे वक्फ कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी की शक्ल में हों, जो 20-30% ऐसे हैं जो दिल से चाहते हैं कि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो और वो कोशिश भी करते हैं अपनी, उनको बेचारों को या तो किनारे लगा दिया जाता है या उनको खुद ही वो पूरा उनका जो सिस्टम बना हुआ वक्फ की लूट का वही उनको टारगेट बनाता है, तो वो देर सवेर वो बेचारे खामोश हो जाते हैं। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो पूरा तामझाम है, नीचे से लेकर के, नीचे की कमेटी से लेकर बोर्ड स्तर तक, उसमें 70% के करीब लोग ऐसे होते हैं जो वक्फ जायदाद को खुलेआम खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। जो बचाने की कोशिश करते हैं 20-30%, उनकी कोई ज्यादा चलती नहीं है। अब जो बात कि फिर वो कौन करे, तो अब पॉलिटिशियन आते हैं कि पॉलिटिशियन चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों उन पे अगर दबाव बनाया जाए, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों या और कोई स्थानीय नेता हों किसी भी पार्टी के या सत्ताधारी पार्टी के, उन पे दबाव बनाएं, तब हो सकता है कि कोई वक्फ जायदाद है वो बचें। अब जो जिला अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, एसडीएम हों, चाहे तहसील स्तर पे तहसीलदार हों, जो भी अधिकारी हों, और फिर जो स्थानीय निकाय है उसमें नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनके जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं, मेयर हैं और स्थानीय निकाय के अधिकारी हैं, ये लोग जमीनों को बचाएं। कैसे? कि जब स्थानीय लोगों का उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, क्योंकि वक्फ कमेटियों से लेकर बोर्ड तक बड़े पैमाने पे वक्फ के लुटेरे, वक्फ के डकैत, वक्फ के चोर जमा हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि स्थानीय स्तर से लेकर के वक्फ कमेटियों से लेकर बोर्ड स्तर पर 70% के करीब जो लोग बैठे हैं वो वक्फ के एक नंबर के चोर, लुटेरे और डकैत हैं। जो 30% लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई चलती नहीं है। ये एक रियलिटी है। अब जब ये हालात हैं तो फिर ये वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, चाहे सबलेट के नाम पर हो, किराएदारी के नाम पर हो, और इससे आगे बढ़कर के जैसा हमने कई एपिसोड में बताया है कि जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, जमीनें बिकी हैं। हनुमानगढ़ का एक मामला कि वहां जो बड़े पैमाने पे जो जमीन है वो दारुल उलूम देवबंद वगैरह के नाम थी, वो खुर्द-बुर्द हुई हैं। उस पर कभी और एपिसोड बनाएंगे हनुमानगढ़ के ऊपर भी। और जो स्थानीय स्तर के ऊपर जो जायदाद हैं उन पे चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो या स्थानीय अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जिन जायदादों पे जो आदेश आए हुए हैं, निर्णय आए हुए हैं कि इनको बचाया जाए, इनका अतिक्रमण हटाया जाए, वक्फ की हैं, उन पे भी बहुत सी जगह है वक्फ बोर्ड की नादानी की वजह से, वक्फ बोर्ड की मिलीभगत की वजह से, वक्फ कमेटियों की मिलीभगत की वजह से वो जायदाद हैं उनसे अतिक्रमण नहीं हटता है कोर्ट के आदेश के बावजूद। ये भी एक रियलिटी है। अब जब सारा सिस्टम ऐसा है कि नीचे से लेके ऊपर तक बड़े पैमाने पे लोग हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, वक्फ को बर्बाद कर रहे हैं, तो जब इसका कौन कर सकता है इलाज? इसकी हिफाजत फिर अवाम कर सकती है। और अवाम इसलिए कर सकती है कि चाहे कोई भी मूवमेंट हो, जो अभी जो नया एक्ट है 2025 का वक्फ एक्ट, उसके मामले में 2024 में और 25 में जो अवाम ने, मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने, इमामों ने, मुअज्जिन और खतीब, इन लोगों ने जो एक मूवमेंट चलाया और उसमें ईमेल अभियान और नुक्कड़ सभाएं, बड़ी रैलियां, जलसे जुलूस वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ चला, सबको मालूम है, और उसका फर्क भी पड़ा। तो वही चीज, क्योंकि प्रेजेंट में वक्फ एक्ट 1995 लागू है, तो जब हम सब कह रहे हैं कि 2025 का एक्ट है, नया एक्ट है, अगर ये पूरी तरह लागू हो गया तो वक्फ जायदाद है वो खुर्द-बुर्द होंगी, बड़े पैमाने पर बर्बाद होंगी।
क्योंकि अभी तो बोर्ड के मेंबर हों, चेयरमैन हों, सीईओ हों, वक्फ कमेटियों के लोग हों, वो सारे के सारे एक्ट के मुताबिक, एक्ट 1995 के मुताबिक मुस्लिम ही हैं। लेकिन नए एक्ट के अंदर यहां गैर मुस्लिम के आने की भी पूरी गुंजाइश उसमें शामिल कर ली गई है। तो फिर तो और ज्यादा खुर्द-बुर्द होंगी, सबको मालूम है इन चीजों का। तो अब जब इस नए एक्ट का विरोध करने के लिए जिस तरह से लोग सड़कों पे उतरे, जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पे, ईमेल के जरिए, जो सभाओं के जरिए जो जायदाद को बचाने की कोशिश, वक्फ एक्ट जो पुराना एक्ट है 1995 का, उसको बचाने की कोशिश की और नए एक्ट के खिलाफ खड़े हुए, वैसे ही अवाम को वक्फ जायदाद को बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, जो वक्फ कमेटियों के लोग हैं, ज्यादातर वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर अवाम की जिम्मेदारी बनती है। अब अवाम को उसके लिए मोटिवेट कौन करे? तो हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज होती है और छोटी जगह संख्या में कम होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में हजारों की तादाद में लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं। तो वहां जो लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो हर इमाम और खतीब है, वो जुमे की नमाज से पहले 10-15 मिनट जो अपनी तकरीर करते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। और एवरेज हर महीने में 4 जुमे आते हैं। तो हर बातें बताते हैं, अच्छी बातें बतानी चाहिए। लेकिन इन 4 जुमे की नमाज में एक नमाज कोई सी भी, चाहे हर महीने की शुरुआती नमाज हो जुमे की या आखिरी नमाज हो, एक जुमे को उस मस्जिद का जो इमाम और खतीब है वो वक्त के मामले में अपनी तकरीर करे 10-15 मिनट में। और जाहिर सी बात है, वो जिस जगह बैठा है वो भी वक्त की प्रॉपर्टी है, उसके सदर सेक्रेटरी भी उसको टारगेट बना सकते हैं। लेकिन वो हिम्मत दिखाए, क्योंकि इमाम और खतीब हैं, वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो हर हालात को भी समझते हैं, अवाम उनसे जुड़ी भी रहती है। तो इमाम और खतीब हैं, वो एक महीने के जो एवरेज 4 जुमे आते हैं, उन 4 में से एक जुमे को वक्फ की जायदाद को बचाने के मुद्दे पर तकरीर हो, वक्फ एक्ट के मामले में तकरीर हो। और जो उस इलाके में जो जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उस तहसील में, उस जिले में जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उनका नाम लेकर के बताया जाए कि हमारे जिले में फलां फलां जायदाद है, फलां फलां वजह से जो खुर्द-बुर्द हो रही है। उसके लिए अवाम को आगे आना चाहिए, धरने प्रदर्शन करने चाहिए, जिला कलेक्टर को, एडीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को ज्ञापन देने चाहिए। और ये सारा एक माहौल इकट्ठा करना चाहिए, ताकि वो तो दबाव बने जिला कलेक्टर पे, एसडीएम पे, तहसीलदार पे, इन पर भी दबाव बने। और वो दबाव वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर भी बने, वक्फ बोर्ड के सीईओ के ऊपर भी बने कि आप मोटी तनख्वाह, मोटी फैसिलिटी लेते हो, तो आप वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द क्यों होते देख रहे हो? खुद वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द होने के अंदर पूरी तरह से या तो शामिल हो जाते हो या खामोश क्यों हो जाते हो? जो सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाते हो? तो ये सारा दबाव अगर इमाम और खतीब 4 जुमे में से एक जुमे को वक्फ के ऊपर तकरीर करें, अवाम को मोटिवेट करें, और अवाम है वो हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जहां भी उस इलाके में जो जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, शांति से, लोकतांत्रिक तरीके से, अपने जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को ज्ञापन दें, और बिल्कुल बेबाकी से। क्योंकि अगर वक्फ जायदाद को बचाने के लिए अवाम खड़ी नहीं होगी, अगर इमाम और खतीब खड़े नहीं होंगे, तो वक्फ के निगरान के तौर पर चाहे सीईओ हो, चेयरमैन हो, जो वक्फ कमेटी के लोग हों, जैसा कि हमने बताया है 70% वक्त के लुटेरे वो चोर हैं, और एक दिन ये सारी वक्त जायदादों को डकार जाएंगे, बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो लाइबिलिटी किसकी बनती है? ऐसे हालात में लाइबिलिटी बनती है मुस्लिम रहनुमाओं की, जो तंजीमें चला रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, इमाम और खतीबों की, जो जुमे के अंदर तकरीरें करें। ये सब लोग मिलकर के ऐसा कोई काम करें तो अवामी बेदारी आए, वैसी बेदारी जो बेदारी वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना था। तो फिर हम जो बात कह रहे हैं कि जो इमाम, खतीब, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम तंजीमें, जो भी लोग जागरूक हैं, सोशल वर्कर, वे वक्फ जायदाद को बचाने के लिए अपने अपने इलाके में आगे आएं, बातें करें, जो विरोध प्रदर्शन करें, और जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह को ज्ञापन दें, और वक्फ बोर्ड का जो तंत्र है, लूट का तंत्र है, उस पर पूरी तरह से दबाव बनाएं और जांचें करवाएं इन चीजों की, ये जायदाद खुर्द-बुर्द क्यों हो रही हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसमें जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, हम उसको अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। एक और गुजारिश आपसे, जो सूचना हमें हनुमानगढ़ से मिली कि वहां एक बड़े मदरसे की जमीन थी जो खुर्द-बुर्द हो गई, हमारे पास जो भी सूचनाएं बयाना की मिली उस पर भी हमने एपिसोड बनाए, हमने और जगह भी बनाए जा करके। किसी भी तहसील में, किसी भी जिले में, कहीं भी अगर वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है, उसकी डिटेल हमें भेजें,
हम इंशाल्लाह पूरी बेबाकी से पूरे हालात को जितना भी हम जानते हैं समझते हैं उसके ऊपर पूरा एपिसोड बनाएंगे और जो भी लोग वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं उसका खुलासा करेंगे ताकि वक्फ जायदाद की हिफाजत में हम जो भी मदद कर सकें वो मदद हो और लोगों में बेदारी आए। तो अपने जो इलाके में जो भी जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है उसके बारे में हमें आप डिटेल भेज सकते हैं ताकि हम उस पर एपिसोड बनाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।